हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है, मतलब कि सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, तो हम कहते हैं कि वहाँ ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है। और जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, वहाँ क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है। तो मतलब रिफ्रैक्शन क्या होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है। जहाँ आप ये भी कह सकते हो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ हम इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे और लास्ट में हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स निकालेंगे कि आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं ये आपका कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, जिससे लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है। ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है और ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। ये हम मान लेते हैं आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर ऑप्टिक एक्सिस है। ये एक लाइन है जो बिल्कुल पैरेलल है इस ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर। अब हम मानते हैं कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, पी क्यू रे है, ठीक है, और ये इस मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है। और ये आपका कोई नॉर्मल है, ये हम मान लेते हैं ये नॉर्मल है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो उससे हम एक नॉर्मल भी तो बनाते हैं, तो वो नॉर्मल ये है। और ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम के लिए। अब देखिए ये रे ऑफ लाइट पी पॉइंट से क्यू की तरफ की, ठीक है, और क्यू पॉइंट पर ये रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होके ये दूसरे मीडियम में चलेगी। ये आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल पे आपने इस लाइट को इंसिडेंट किया है। ठीक है। और जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। इस मीडियम के लिए इसका डिस्टेंस लेना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो वो हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है क्यू पॉइंट का, ठीक है, वो क्या है, y1 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y1 है इस मीडियम के लिए। और इस मीडियम के लिए क्या होगा, y2 होगा। ठीक है। वैसे तो y1 और y2 इक्वल ही हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्यू पॉइंट आपको पता ही है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों मीडियम के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जो y1 है वो y2 के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट के आपको पता है दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेक्सियल रे में भी पढ़ रखा है कि जब आप किसी पैरेक्सियल रे के कोऑर्डिनेट को बताना चाहते हो तो कैसे बताते हैं। देखिए ये इस रिफ्रैक्टिंग मीडियम के ऊपर है बिल्कुल पॉइंट क्यू, तो इसका मतलब इसके दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक कोऑर्डिनेट तो इसके लिए, एक कोऑर्डिनेट इसके लिए। ठीक है। तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो है y1, कॉमा एक होता है आपका ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन, दैट इज λ1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है μ1 α1। ठीक है। μ1 क्या होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और α1 क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो ये पैरेक्सियल रे है, इसने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, तो वो एंगल कितना है, α1। ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ना, ये वाली लाइन, तो इसके साथ एंगल कितना बन रखा है, α1, जो हम मान ले तो। ठीक है। सिमिलरली अब इसका एक और कोऑर्डिनेट होगा, एक तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स, एक और कोऑर्डिनेट्स आएंगे। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y2 है। आप चाहे y1 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y1 और y2 तो इक्वल ही हैं। ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ से जो डिस्टेंस है इस मीडियम के लिए और इस मीडियम के लिए, दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ y2 वैसे ले लिया, तो y2 कोमा λ2। λ2 क्या है, λ2 आपका होता है μ2 α2, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इनटू में कितना एंगल इस पॉइंट पे पैरेक्सियल रे ने बनाया है, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। ठीक है। तो इसके साथ कितना एंगल बना रही है ये पैरेक्सियल रे, ये रही रे, कितना एंगल बना रही है, ये α2। ठीक है। अब देखिए ये एंगल हमारा क्या, हम मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा एंगल है। ठीक है। और ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपकी पैरेलल लाइन है,
और ये जो लाइन है ये भी इसी लाइन के पैरेलल है और इनके बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो आप ये देख सकते हो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये दोनों क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण। हम मान लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सी तक का वो क्या है? आर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक लेंस के या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? आर है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं इस सरफेस के लिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हम कैसे डिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को निकालेंगे, ये तो आपकी डायग्राम थी। अब देखिए, अगर हम इस क्यू पॉइंट पर, आपको पता है क्यू पॉइंट पर क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। जब किसी पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होती है तो वहाँ हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्यू पॉइंट पर क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? द इंसिडेंट रे पी क्यू इज रिफ्रैक्टेड अलोंग क्यू एस, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे थी पी क्यू, आपकी इंसिडेंट रे थी जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है, ठीक है। और रे है पी क्यू, ये रिफ्रैक्ट होगी किसके अलोंग? क्यू, और इस पॉइंट को मैं ऐसे मान लूँ तो क्यू एस के अलोंग ये रिफ्रैक्ट होगी। हाँ, लेट आई एंड आर बी द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जो आई और आर है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। इंसिडेंस के एंगल आई है और रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है? आर है, ठीक है। अब हम स्नेल्स लॉ का यूज कर कहाँ? एट पॉइंट क्यू, ठीक है। एट पॉइंट क्यू, इसके ऊपर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या आएगा? स्नेल्स लॉ क्या होता है? आपका जो म्यू होता है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो जो ये रे है इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल होगा। ये आपका क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है। इस म्यू टू अपॉन म्यू वन को आप ऐसे भी ले सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू और वन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम यहाँ पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं और पैरेक्सियल रे कौन सी रे होती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, ठीक है। तो पैरेक्सियल रे के केस में जो आपके एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? फॉर पैरेक्सियल रे एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है। सो आपका साइन आई किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल ही होगा, ठीक है। और साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा? आर के इक्वल ही आ जाएगा। तो फ्रॉम वन आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया वन, सॉरी, आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको मान लो, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको ऐसे भी ले सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। तो इक्वेशन में 1 से हमारे पास क्या आ गया? आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो हमारे पास ये आ चुका था, ठीक है। म्यू वन को मैं उधर ले जाता हूँ तो म्यू वन आई हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर को मैं उधर ले जाता हूँ तो म्यू टू आर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। आगे देखिए, आप अब फिगर को देखिए, जैसे आप देख सकते हो कि जो ये पूरा एंगल है ये क्या है? आई है, ठीक है। और ये एंगल क्या है? थीटा है और ये एंगल क्या है? अल्फा वन है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो आई है आपका थीटा प्लस अल्फा वन के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एंगल कौन बना रहा है? थीटा और अल्फा वन। थीटा और प्लस अल्फा वन किसके इक्वल होगा? इस पूरे आई के इक्वल होगा ना। सिमिलरली यहाँ अल्फा टू प्लस थीटा किसके इक्वल होगा? पूरे आर के इक्वल होगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा टू प्लस थीटा आ जाएगी। तो ये जो दो वैल्यूज है इनको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फ्रॉम फिगर आई की वैल्यू क्या है? अल्फा वन प्लस थीटा है और आर की वैल्यू क्या है? अल्फा टू प्लस थीटा है। तो जो ये वैल्यूज आएंगे आई और आर की, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एंड आई इन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू वन इंटू में अल्फा वन प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू में अल्फा टू प्लस थीटा। आर की वैल्यू क्या है? अल्फा टू प्लस थीटा। इसको थोड़ा सा जो हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? म्यू वन अल्फा वन प्लस म्यू वन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू टू अल्फा टू प्लस म्यू टू थीटा। म्यू वन और म्यू टू को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया।
आगे हम क्या करते हैं, जो ये थीटा वाली टर्म्स है ना, जो ये थीटा वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, μ1 α1, ठीक है, माइनस μ2 α2 को इधर ले जाता हूँ, μ2 α2 इज इक्वल्स टू μ2 थीटा माइनस μ1 थीटा। यहाँ से थीटा को कॉमन ले लूँ तो μ2 माइनस μ1 थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या है, μ1 α1 माइनस μ2 α2। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 मान लेता हूँ। यहाँ से जो आपकी ये थीटा की वैल्यू है, इसको हम निकालते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हम फिगर से देखते हैं। तो देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में थीटा है ना, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका थीटा है, ये डिस्टेंस y2 है, ठीक है। और जो यहाँ हम ये मान के चलें कि जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, हम इस पॉइंट का m मान लेते हैं, एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं यहाँ से और इसको m मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट के बहुत पास है, मतलब कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर के बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको यही मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको हम क्या मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली r ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो हम मैं tan थीटा लगाऊं, tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा आपका, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस, तो y2 आप, ठीक है, परपेंडिकुलर है, अपॉन में बेस क्या है, mc क्या है, r है, r के इक्वल ही हमने इसको मान लिया। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, y2 अपॉन r के इक्वल। ये आपका ट्रायंगल कौन सा था, QMC। तो हमने क्या लिख दिया, इन ट्रायंगल QMC tan थीटा किसके इक्वल आ गया, y2 अपॉन r के इक्वल आ गया, ठीक है। और आपको पता है y2 और y1 क्या है, सेम ही है, तो यहाँ मैं y1 ही लिख देता हूँ, तो y1 अपॉन r के इक्वल आ गया। अब देखिए, आपको पता है कि पैरेक्सियल रेस के लिए जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए हम tan थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y1 अपॉन r आ गई। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी थी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये थी और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये थी। हम फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1 α1 माइनस μ2 α2 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, ठीक है, और इनटू में थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है, y1 अपॉन r है, तो y1 और इसके नीचे मैं r लगा देता हूँ, ठीक है। जो ये वाली टर्म होती है ना, ये वाली टर्म μ2 माइनस μ1 अपॉन में r, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की पावर, मतलब कि पावर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या पुट कर देता हूँ, p, तो ये आपका क्या आ गया, p, साथ में y1 इज इक्वल्स टू μ1 α1 माइनस μ2 α2, ठीक है, वेयर आपका p की वैल्यू क्या है, वो है μ2 माइनस μ1 अपॉन में r है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है μ1 α1 क्या होता है, μ1 इंटू α1 λ1 के इक्वल है, ठीक है, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन λ1, μ2 α2 क्या होगा, λ2 के इक्वल होगा, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू में py1। यहाँ से जब मैं λ2 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी, माइनस λ2 py1 माइनस λ1, ठीक है, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, λ2 इज इक्वल्स टू λ1 माइनस py1, ठीक है। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, जब ये साइन इधर चला गया तो, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूँ, फोर्थ मान लेता हूँ, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है, एक सेकेंड इक्वेशन हम और बनाते हैं। अब देखिए, आपको पता है जो हमने यहाँ फिगर में ये डिस्टेंस लिया था y2, ये y1, ठीक है, ये इक्वल है, y1 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है, मतलब कि जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से क्यू तक का वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी नो फ्रॉम फिगर, क्या जो y2 है वो क्या है, y1 के इक्वल है, ठीक है। क्यू पॉइंट पे रिफ्रैक्शन से पहले और रिफ्रैक्शन के बाद का जो डिस्टेंस है क्यू पॉइंट का प्रिंसिपल एक्सिस से वो सेम ही रहेगा,
ठीक है। तो इसलिए y2 किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। y2 को मैं ऐसे लिख दूँ, y2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू में λ1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्थ इक्वेशन जैसा, 0 इंटू λ1, ठीक है, प्लस 1 इंटू में y1, ऐसे लिख दूँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, 0 इंटू λ1 तो 0 ही होता है, बचा के आपके पास y1, तो y2 y1 के इक्वल ही आ जाएगा। फिर से इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, ठीक है। आपके पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। सो इक्वेशंस हमारे पास क्या आ चुके हैं, इक्वेशंस आर λ2 इज इक्वल्स टू λ1 माइनस py1, ठीक है। एंड हमारे पास और इक्वेशन क्या आई है, y2 इज इक्वल्स टू 0 λ1 प्लस 1 में y1। ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको पता है कि आपके पास जब दो इक्वेशन आ जाती हैं उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये इस इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, λ1 माइनस py1, बाहर साथ में 1 भी लगा हुआ है, इसको मैंने पहले लिख लिया, इज इक्वल्स टू में λ2। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू में λ1 प्लस 1 y1 इज इक्वल्स टू में y2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको जो ये इक्वेशन होती है इसके आपको देखने पड़ते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या है वेरिएबल्स के। तो वेरिएबल्स कौन है, λ1 और y1, यहाँ भी λ1 और y1। λ1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। y1 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस p है, ठीक है। जब आगे माइनस लगा होता है तो हम माइनस को भी उठाते हैं, तो ये माइनस p है, तो माइनस p, ठीक है। यहाँ का λ1 का कोफिशिएंट क्या है, 0, y1 का कोफिशिएंट क्या है, 1, ये आ गया, ठीक है। इनटू में वो वाली मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन है, λ1 और y1 है, तो λ1 और नीचे y1 इज इक्वल्स टू में कौन होता है, जो इन इक्वेशंस के इज इक्वल्स टू में होता है वो कौन है, λ2 और y2, ठीक है। तो ये आपकी आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, जो कि कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। इसका डिटर्मिनेंट भी हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आर से। तो इसका डिटर्मिनेंट आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ठीक है।